10 साल की राखी अपने चाचा चाची के साथ बिहार के एक छोटे से शहर में रहा करती थी। राखी अच्छे स्वभाव की लड़की थी, पर उसके चाचा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसका कारण ये था कि वो बहुत ही काली और बदसूरत थी और उसके चाचा को ये लगता था कि राखी की मनहूसियत की वजह से उसने अपने भाई और भाभी को खोया है, इसलिए वो राखी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। परंतु राखी की चाची आराधना और उसकी चचेरी बहन प्रिया ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। राखी, जल्दी से आओ और खाना खा लो। तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हारे चाचा आ गए और तुम्हें ऐसे टेबल पर खाना खाते हुए देख लिया तो कितना गुस्सा करेंगे। हाँ, अभी आई चाची। माँ, पापा ऐसे क्यों है? राखी इतनी प्यारी है, हम सबसे इतना अच्छा बर्ताव रखती है, सबको इतना प्यार करती है, फिर पापा राखी से ही नफरत क्यों करते हैं? क्यों वो नहीं चाहती कि राखी हमारे साथ बैठकर खाना खाए? वो क्यों राखी को प्यार नहीं करती? क्यों वो हमेशा जब भी कुछ लाते हैं वो मेरे और आपके लिए ही होता है? आराधना चुप खड़ी होती है। अपनी चाची की चुप्पी को राखी समझ जाती है और प्रिया से कहती है, जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा प्रिया, और शायद हम अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि हमें वो कारण बताया जाए, वरना चाची हमें जरूर बता देती। इसके बाद राखी खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है और रमेश के आने के बाद तीनों माँ बेटी और पिता साथ खाना खाते हैं। राखी भी सबके साथ खाना खाना चाहती थी, अपने चाचा का प्यार पाना चाहती थी, परंतु रमेश कभी भी राखी पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि वो तो उसे सख्त नफरत करता था। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन राखी और प्रिया के स्कूल से सभी को पिकनिक ले जाने का नोटिस आता है, जिसके लिए स्कूल में एनओसी पर साइन और कुछ फीस जमा करानी होती है। माँ, अगले हफ्ते स्कूल हमें पिकनिक ले जाने वाली है। राखी और मैं भी उस पिकनिक में जाना चाहते हैं, प्लीज आप फीस भर दो ना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगी, वो फीस भर देंगे। रात को खाना खाने के बाद आराधना रमेश से बात करती है। जी, वो प्रिया और राखी के स्कूल से पिकनिक ले जाने वाले हैं। उनके पिकनिक के लिए एनओसी पर आपके साइन चाहिए और पिकनिक की फीस चाहिए। प्रिया वाली एनओसी मुझे दे दो, मैं साइन कर देता हूँ। और ये रही प्रिया की पिकनिक की फीस। और राखी? मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, मुझे फालतू की बातें नहीं करनी है। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? कब तक आप राखी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? आखिर वो भी तो हमारी बच्ची की तरह ही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना तो वो हमारी बच्ची है और ना ही मेरी कुछ लगती है। आपके ऐसे चिल्लाने से ये बात झूठ नहीं हो जाती कि वो आपके भाई की बेटी है और आप तो अपने भाई से इतना प्यार करते थे, फिर अपनी ही भतीजी से इतनी नफरत। ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि राखी को बचाने के चक्कर में ही भैया और भाभी का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। उन्होंने राखी को तो बचा लिया, परंतु वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये लड़की बहुत ही मनहूस है। मेरा भाई एक प्यारी सी लड़की चाहता था, लेकिन ये काली मनहूस इस दुनिया में आ गई। मेरे भाई ने तो फिर भी अपना लिया, परंतु अपनी मनहूसियत की वजह से ये मेरे भाई का पूरा बिजनेस खा गई और उसके बाद मेरे भाई को भी निगल गई। वो तो कोर्ट के ऑर्डर हैं, वरना इस लड़की को तो मैं अपने आसपास भी न भटकने दूं। ये सारी बातें पर्दे के पीछे छिपी राखी सुन रही होती है। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर वो अपनी आंखों को पोंछ रही होती है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन राखी और प्रिया साथ में ही स्कूल जा रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे एक बहुत ही खतरनाक कुत्ता पड़ जाता है। जब राखी ध्यान देती है तो वो देखती है कि वो कुत्ता प्रिया के पीछे पड़ा हुआ है। ये कुत्ता तो प्रिया के पीछे भाग रहा है। अगर इसने प्रिया को काट लिया तो उसे बहुत दर्द होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ऐसा सोचकर राखी प्रिया के पीछे भागते हुए जाती है और प्रिया को धक्का दे देती है। वो कुत्ता प्रिया की जगह राखी को काट लेता है। जैसे तैसे करके आसपास के लोग उस कुत्ते को मारकर वहाँ से भगा देते हैं। धक्का देने के कारण प्रिया को थोड़ी सी चोट आ जाती है, परंतु कुत्ते के काटने के कारण राखी को काफी ज्यादा चोटें आती हैं। कुछ लोग मरहम पट्टी कराकर दोनों को घर पहुंचा देते हैं। जब रमेश को ये बात पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाता है। मुझे पता ही था ये लड़की मनहूस है, फिर भी मैंने इसे एक मौका दिया, लेकिन अब नहीं, इसकी वजह से मेरी बच्ची को चोट पहुंची है। अरे, पहले आप पूरी बात तो सुन लीजिए।
मुझे कुछ नहीं सुनना। अपनी इस लाडली को अभी के अभी इस घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं अगर अपने आपे से बाहर हो गया तो मैं क्या करूँगा ये मैं खुद भी नहीं जानता। आराधना और रमेश के बीच में बढ़ता झगड़ा देखकर राखी खुद ही घर से निकल जाती है। कुत्ते के काटने के कारण उसके पैर में कई जगह पर चोटें थी, परंतु वो दर्द में भी चली जा रही थी और अपने माता पिता को याद कर रही थी। वो चलते चलते एक जंगल के किनारे पहुंच जाती है और थोड़ी ही दूरी पर एक शांत बहते झरने के किनारे जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, तूने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? मेरी मनहूसियत की वजह से मैंने अपने माता पिता को खो दिया और अपने चाचा और चाची पर भी बोझ बन गई। मेरी जैसी लड़की को तो इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए राखी, भगवान हर किसी को इस दुनिया में एक मकसद के लिए भेजता है। राखी ये बात सुनकर हैरान रह जाती है और इधर उधर देखने लगती है। आसपास तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा, फिर ये आवाज कहाँ से आई? राखी, अपने सामने देखो, मैं झरना हूँ जो तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या तुम बात कर सकते हो और मेरी बात सुन भी सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई झरना हूँ। मैं तुम्हारी हर बात सुन रहा था, पर मुझे लगता है तुम्हें इतना दुखी नहीं होना चाहिए। जो भी हुआ है और जो भी हुआ था उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। पर मैंने कहीं न कहीं अपनी वजह से सबको दुखी किया है, इसलिए मेरे चाचा जी मुझसे इतनी नफरत करते हैं और उन्हें मेरा उनके साथ रहना भी पसंद नहीं है। मेरी बात सुनो राखी, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और जो तुम्हारे चाचा ने मनहूसियत वाली बात कही है उनकी अपनी सोच है, इसलिए तुम किसी भी बात के लिए अपने आप को दोष मत दो। और हाँ, अब तुम्हें अपने रहने और खर्चा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर वो क्यों? तुम मेरे अंदर डुबकी लगाओ, तुम्हें मेरे अंदर एक जादुई ड्रेस और एक जादुई हैंडबैग मिलेगा। उसे बाहर ले आओ और मैं तुम्हें आगे की बात बताता हूँ। राखी उस जादुई झरना की बात मानकर उसमें डुबकी लगाती है और अंदर उसे सचमुच एक ड्रेस और एक हैंडबैग मिलता है, जिसे लेकर राखी ऊपर आ जाती है। राखी, जैसे तुम्हें देखकर ही ये पता चल रहा होगा, ये ड्रेस और हैंडबैग मामूली नहीं है, ये जादुई है। इस ड्रेस को पहनकर तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी और तुम्हारे शरीर पर लगी हर चोट ठीक हो जाएगी। और इस हैंडबैग से तुम जितने पैसे मांगोगी ये तुम्हें उतने पैसे देगा। इन दोनों चीज के रहते हुए तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई झरने, तुमने न केवल मुझे ये जादुई चीजें दी हैं, बल्कि मुझे मेरा आत्मविश्वास भी वापस लौटाया है। मैं जिंदगी भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। इसके बाद राखी उस जादुई हैंडबैग से कुछ पैसे मांगती है और उन पैसों से वो अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद लेती है और उस जादुई ड्रेस को पहनकर वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा सुंदर भी हो जाती है। इस जादुई ड्रेस और जादुई हैंडबैग की मदद से मेरा जीवन तो अच्छा हो गया, पर मेरे जैसे और भी लोग होंगे, मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा सोचकर राखी उस जादुई हैंडबैग से और पैसे मांगती है और उन पैसों से गरीबों की मदद करने लगती है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी एक दिन उसे रास्ते में प्रिया बहुत ही दुखी चेहरे के साथ दिखाई देती है। वो प्रिया के पास जाती है और उससे पूछती है, जिस पर प्रिया राखी से कहती है, राखी, तुम नहीं जानती, तुम्हारे जाने के बाद पापा का बिजनेस धीरे धीरे करके डाउन होता चला गया और अब हालात ये है कि पापा कई सारे लोगों के कर्जदार बन चुके हैं, जो हर वक्त पापा को परेशान करते रहते हैं। अगर 1 महीने के अंदर सबका कर्जा नहीं चुकाया गया तो वो हमें हमारे घर से भी निकाल देंगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। राखी प्रिया को घर ले जाती है और उस हैंडबैग से ढेर सारे पैसे निकालकर प्रिया को देते हुए कहती है, प्रिया, ये पैसे घर ले जाओ और इसे चाचा जी को दे दो, इससे उनकी काफी मदद हो जाएगी। और हाँ, उन्हें मेरे बारे में मत बताना। उन पैसों को देखकर प्रिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और राखी को गले लगा लेती है और फिर घर आकर रमेश को वो पैसे दे देती है। प्रिया, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मुझसे सच बताओ। पर उसने बताने से मना किया है। किसने बताने से मना किया है? देखो, जब तक मुझे तुम बताओगी नहीं कि ये पैसे तुम कहाँ से लाई हो, मैं इसे नहीं रख सकता। ये पैसे मुझे राखी ने दिए हैं। वो हमें इस हालत में नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने मुझे इन पैसों से आपकी मदद करने के लिए कहा था और उसका नाम लेने से मना किया था।
प्रिया की ये बात सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उन पैसों से अपना कर्जा चुका देता है और फिर प्रिया की सहायता से राखी के पास पहुंच जाता है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया। जो भी हुआ वो सब किस्मत में लिखा था। मैं जान चुका हूँ इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और हाँ, मुझे ये भी पता चल गया कि तुमने प्रिया को बचाने के लिए उस कुत्ते का वार खुद पर ले लिया। तुमने हमेशा से ही मेरी मदद की और मैं कभी समझ ही नहीं पाया। मुझे माफ कर दो राखी। चाचा जी, आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे माफी मत मांगिए। और मैंने जो भी किया वो मेरा फर्ज था। मुझे आपसे सच में कुछ नहीं चाहिए सिवाय थोड़े से प्यार और दुलार के। राखी की ये बात सुनते ही रमेश उसे गले लगा लेता है। ये देखकर आराधना और प्रिया भी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो सभी मिलकर राखी को घर ले आते हैं। इन सब से राखी बहुत ज्यादा खुश होती है और वो उस जादुई झरने के, जादुई हैंडबैग और उस जादुई ड्रेस का धन्यवाद करने लगती है। एक समय की बात है, अनुराधा अपनी जुड़वा बेटियों प्रिया और मीनू के साथ रहा करती थी। अनुराधा के पति की मृत्यु एक एक्सीडेंट में हो गई थी और उसके बाद से अनुराधा ही अपनी दोनों बेटियों का ध्यान रख रही थी। अनुराधा के पति की एक कपड़ों की दुकान थी। अपने पति के जाने के बाद से अनुराधा उसी कपड़ों की दुकान को संभाल रही थी और उसी कपड़ों की दुकान की सहायता से वो अपने घर का खर्चा चलाती थी, क्योंकि उनके कपड़ों की दुकान काफी अच्छी थी और उस पर काफी अच्छी मात्रा में ग्राहक भी आते थे। इसलिए उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं होती थी और इसलिए अनुराधा प्रिया और मीनू को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेजती थी। फिर ऐसी ही एक सुबह, मैंने तुम दोनों का लंच पैक कर दिया है और तुम्हारे बैग में भी डाल दिया है। ध्यान से खा लेना, तुम लोग हमेशा लंच आधा वापस लेकर आते हो। ठीक है माँ, हम खा लेंगे, लेकिन आप भी दुकान पर समय से खाना खा लेना। हाँ माँ, मीनू बिल्कुल सही कह रही है, आप काम के चक्कर में खाना खाना भूल जाती हैं। ठीक है मेरी बच्चियों, मैं खा लूंगी। चलो चलो, अब तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। इसके बाद मीनू और प्रिया स्कूल के लिए निकल जाती है और अनुराधा दुकान पर चली जाती है। परंतु उस दिन दुकान पर कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा होता। अनुराधा जब एक टेबल पर चढ़कर कपड़ों को डिस्प्ले पर लगा रही होती है कि तभी अनुराधा का पैर फिसल जाता है और वो सर के बल नीचे गिर जाती है। उसके सर पर गहरी चोट आती है। आसपास के लोग उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। जब मीनू और प्रिया घर आती है और उन्हें ये बात पता चलती है तो वो सीधा अस्पताल जाती है। माँ, ये आपको क्या हो गया? माँ, आंखें खोलो और डॉक्टर, हमारी माँ को क्या हुआ है? ये ऐसे बेहोश क्यों है? हाँ डॉक्टर, बताइए ना, क्या कोई खतरे वाली बात है? देखो बच्चों, तुम्हारी माँ के सर पर बहुत गहरी चोट आई है और वो चोट अंदरूनी है, इसलिए उसका इलाज करना भी मुश्किल है और इलाज में बहुत पैसे भी लगेंगे। कितने पैसे डॉक्टर साहब? लगभग 5 से 6 लाख रुपए। डॉक्टर के मुंह से इतनी बड़ी कीमत सुनकर दोनों बहनें हैरान रह जाती है, क्योंकि उनका अपना कोई बड़ा नहीं था। इसलिए उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि माँ के इलाज के लिए इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लेकर आएंगे। अगर 10-20 हजार की बात होती तो हम माँ की जमा पूंजी से ला सकते थे, लेकिन इतने सारे रुपए हम कहाँ से लाएंगे? अब तो एक ही रास्ता है मीनू। कैसा रास्ता प्रिया? हमें अपनी कपड़ों की दुकान गिरवी रखनी होगी। अगर हम अपने कपड़ों की दुकान गिरवी रख देंगे तो हमें इतने पैसे मिल जाएंगे। पर वो दुकान हमारे पापा की आखिरी निशानी है। अगर वो हमारे हाथ से चली गई तो माँ कभी हमें माफ नहीं करेगी। तो चिंता क्यों करती है? हम जमीन बेच थोड़ी रहे हैं, हम सिर्फ उसे गिरवी रखेंगे और बाद में पैसे चुका देंगे। ठीक है, अब हमें कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो हमारी दुकान को गिरवी रखकर हमें इतने पैसे दे सके। इसके बाद दोनों बहनें मिलकर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने लगती है जो उनकी दुकान को गिरवी रखकर उन्हें लगभग 5-6 लाख रुपए दे सके। बहुत ढूंढने पर भी उन्हें कोई नहीं मिलता। परंतु फिर एक दिन मोहिनी नाम की एक औरत उन दोनों के पास आती है। मोहिनी की अनुराधा की दुकान के सामने ही कपड़ों की दुकान थी। अनुराधा के कपड़ों की क्वालिटी अच्छी होने के कारण मोहिनी की दुकान पर कम ही लोग आते थे, इसलिए मोहिनी हमेशा ही अनुराधा से जलती थी और उसकी दुकान बंद करवाना चाहती थी। इसलिए जब अनुराधा को मीनू और प्रिया की इस बात का पता चलता है तो वो सीधा उन दोनों के पास आ जाती है और उनसे कहती है,
बच्चों, अनुराधा सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं है बल्कि मेरी सहेली भी है। हम दोनों बेशक आमने सामने दुकान चलाते थे, परंतु एक व्यापारी होने के नाते हमारे बीच मित्रता भी है। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी इस जमीन को अपने पास गिरवी रखकर तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। अरे वाह मोहिनी आंटी, आपने तो हमारी सारी परेशानी ही दूर कर दी। ये लीजिए, ये हमारे कपड़ों की दुकान की जमीन के कागजात हैं। उन कपड़ों की दुकान के कागजात को देखकर मोहिनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें लेकर वो मीनू और मोहिनी को पैसे दे देती है और फिर उनके सामने एक पेपर रख देती है और कहती है, मीनू, प्रिया, तुम दोनों इन पेपर्स पर साइन कर दो। मोहिनी आंटी, इस पेपर पर क्या लिखा है और आपको हमारे साइन क्यों चाहिए इस पर? देखो बेटा, मैंने जो तुम्हें रकम दी है वो छोटी मोटी नहीं है, इसलिए मुझे कोई सबूत तो चाहिए कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं और तुम्हें मुझे वो वापस लौटाने हैं। इस पर बस इतना लिखा है कि तुम्हें 6 महीने के अंदर अंदर मेरे पैसे लौटाने हैं, नहीं तो तुम्हारी ये दुकान मेरी हो जाएगी। ठीक है आंटी, हम इस पर साइन करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद दोनों बहनें मोहिनी के दिए हुए पेपर पर साइन कर देती है और उन पैसों को लेकर अस्पताल चली जाती है और अपनी माँ का इलाज शुरू करवाती है। कुछ ही दिनों में अनुराधा की हालत बेहतर हो जाती है और उसे होश भी आ जाता है, परंतु कमजोरी के कारण उसे कुछ दिन अस्पताल में ही रुकना पड़ता है। और फिर कुछ दिनों बाद मीनू और प्रिया अपनी माँ अनुराधा को लेकर घर पर आ जाती है। घर आते ही अनुराधा अपनी दोनों बेटियों को अपने सामने बिठाती है और उनसे पूछती है, मीनू, प्रिया, मैंने आज हॉस्पिटल का बिल देखा, वो लगभग 6 लाख रुपए का था। तुम लोग इतने पैसे कहाँ से लेकर आए और तुमने हॉस्पिटल का बिल कैसे भरा? जो है मुझे सच सच बताना। माँ, हम जानते हैं कि हम जो आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आप गुस्सा होंगी, लेकिन उस वक्त उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हाँ माँ, मीनू बिल्कुल सही कह रही है। डॉक्टर ने हमें कहा था कि आपके इलाज के लिए लगभग 5-6 लाख रुपए चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं थे। इसलिए हमने आपकी जान बचाने के लिए हमारी कपड़ों की दुकान गिरवी रख दी। क्या? ये तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोग जानते हो ना, वो कपड़ों की दुकान तुम्हारे पापा ने कितनी मुश्किल से शुरू की थी और वो दुकान तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी है। हम जानते हैं माँ, लेकिन उस समय हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। ठीक है, लेकिन तुमने वो जमीन किसके पास गिरवी रखी है? माँ, हमने वो जमीन आपकी सहेली जो हमारी दुकान के सामने ही अपने कपड़ों की दुकान चलाती है, उसके पास गिरवी रखी है। वो बहुत अच्छी है, उन्होंने मुसीबत के समय हमारी मदद की है। प्रिया की ये बात सुनकर अनुराधा अपने सर पर हाथ रख लेती है। ये तुम लोगों ने क्या किया? वो मोहिनी कोई मेरी सहेली नहीं है, बल्कि वो तो एक दुश्मन की तरह है। वो हमेशा से ही यही चाहती थी कि हमारी दुकान बंद हो जाए ताकि उसकी दुकान अच्छी चले। लोग उसकी दुकान पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उसके कपड़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इसी बात से उसे हमारी दुकान से जलन है और वो हमेशा से चाहती थी कि हमारी दुकान बंद हो जाए, और तुम लोगों ने उसी के पास हमारी दुकान गिरवी रख दी। माँ, हमें सच में इस बारे में नहीं पता था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, उन्होंने हमें 6 महीने का समय दिया है। हम 6 महीने के अंदर अंदर उनके पैसे चुका देंगे और फिर वो हमें हमारी जमीन वापस कर देंगी। मैं 6 महीने का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे उस मोहिनी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तुम दोनों एक काम करो, मेरी अलमारी में मेरी शादी के कुछ गहने पड़े हैं, उन्हें ले जाकर सुनार को बेच दो और वो पैसे ले जाकर मोहिनी को दे दो और दुकान के कागजात वापस ले आओ। ठीक है माँ। इसके बाद दोनों बहनें ऐसा ही करती है। वो अपनी माँ के गहने लेकर सुनार के पास जाती है और उसे बेच देती है और वो सारे पैसे लेकर वो मोहिनी के पास पहुँच जाती है। ये लीजिए मोहिनी आंटी, ये रहे आपके पैसे और वो भी सूद समेत। अब कृपया करके हमें हमारी दुकान के कागजात वापस कर दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो? अब वो दुकान मेरी हो चुकी है। मोहिनी आंटी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने हमें 6 महीने का समय दिया था और अभी केवल 1.5 महीने हुए हैं। हमने समय से पहले पैसे दे दिए। ये तुम दोनों की गलतफहमी है। जिस पेपर पर तुमने साइन किए थे उस पर साफ साफ लिखा था कि तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर मेरे दिए हुए पैसे चुकाने हैं, नहीं तो तुम्हारी जमीन मेरे नाम हो जाएगी, और तुम दोनों ने उस पर साइन भी कर दिया था। मोहिनी की ये बात सुनकर दोनों बहनें पूरे तरीके से हैरान रह जाती है और उन्हें समझ आ जाता है कि उनकी माँ अनुराधा इतना क्यों डर रही थी। दोनों बहनें मोहिनी के आगे गिड़गिड़ाती है, परंतु मोहिनी उनकी एक नहीं सुनती। बेचारी दोनों बहनें आंखों में आंसू लिए वहाँ से निकल जाती है और एक जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है।
वो दुकान पापा की आखिरी निशानी थी। अगर माँ को ये बात पता चलेगी कि हमारी वजह से वो दुकान अब उनके हाथ से निकल चुकी है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगी। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रही है। ऊपर से उनकी तबीयत अभी अभी ठीक हुई है। अगर उन्हें ये बात पता चले तो ना जाने क्या होगा। वो दोनों बहनें बहुत दुखी होती है और आपस में बातें कर रही होती है कि तभी वो देखती है कि एक बुढ़िया अपने हाथ और सर पर बहुत भारी पोटलियां लेकर चल रही है और उन भारी पोटलियों की वजह से उस बुढ़िया से चला भी नहीं जा रहा। उस बुढ़िया को देखकर दोनों बहनें भागकर उस बुढ़िया के पास जाती है और उसकी भारी भारी पोटलियां अपने हाथों में उठा लेती है और उस बुढ़िया से कहती है, अम्मा जी, ये पोटलियाँ आप हमें दे दीजिए और बताइए आपका घर कहाँ है, हम आपको आपके घर छोड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। इस दुनिया में तो लोग मदद मांगने पर भी मदद नहीं करते और तुम लोग यहाँ बिन मांगे ही मेरी मदद करने आ गए। हम लोग इंसान हैं और इंसान को भगवान ने इंसानियत दिखाने के लिए ही बनाया है। चलिए आप हमें बताते जाइए, हम आपके साथ चलते जाते हैं। इसके बाद वो दोनों बहनें उस बुढ़िया के साथ चलने लगती है। वो बुढ़िया उनसे बहुत अच्छे से बात करती है, इसलिए दोनों बहनें अपनी सारी परेशानी उस बुढ़िया को बता देती है। फिर जैसे ही दोनों बहनें उस बुढ़िया के घर पहुंचती है, वो उनका सामान रखकर उस बुढ़िया से विदा लेकर वहां से वापस आने लगती है। लेकिन तभी वो बुढ़िया उन दोनों को रोक लेती है और अपनी पोटली में से एक बहुत ही सुंदर सोने का गाउन और एक जोड़ी चांदी की सैंडल निकालते हुए उन दोनों के हाथ में रख देती है और कहती है, तुम दोनों बहुत ही अच्छी हो, इसलिए मेरी तरफ से ये जादुई सोने का गाउन और चांदी की सैंडल मैं तुम्हें उपहार के रूप में देना चाहती हूँ। जादुई सोने का गाउन और जादुई सोने की सैंडल? मैं कुछ समझी नहीं। मैं ये दोनों जादुई चीजें तुम्हें इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम दोनों अपनी परेशानी से बाहर निकल सको। ये चांदी की सैंडल तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से बचाएगी और ये सोने का गाउन तुम्हें अपार धन दौलत देगा। उस बुढ़िया की बात सुनकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस बुढ़िया का धन्यवाद करके वहाँ से निकल जाती है। फिर वो दोनों उस जादुई सोने के गाउन का इस्तेमाल करके ढेर सारे धन को इकट्ठा कर लेती है और उस धन को लेकर वो मोहिनी के पास पहुंच जाती है और अपनी दुकान के बदले उसे वो सारा धन दे देती है। मोहिनी भी इतना सारा धन देखकर लालच में आ जाती है और उन लोगों को उनकी दुकान के कागजात वापस कर देती है। इसके बाद दोनों दुकान के कागज वापस लेकर घर आ जाती हैं। ये लीजिए माँ, हमारी जमीन के कागजात। अब हमसे हमारी दुकान कोई नहीं छीन सकता। अपनी जमीन के कागजात को वापस देखकर अनुराधा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर कुछ दिनों में ठीक होकर वो वापस से दुकान पर काम करने लग जाती है और अपनी दुकान की रक्षा और उन्नति के लिए दोनों बहनें जादुई सोने का गाउन और जादुई चांदी की सैंडल दुकान में ही रख देती है। क्योंकि अनुराधा ठीक हो जाती है, इसलिए वो और मेहनत से काम करने लगती है और फिर से उनकी दुकान बहुत अच्छे तरीके से चलने लग जाती है। परंतु इस बात से मोहिनी और भी ज्यादा जलने लग जाती है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उन लोगों की बातों में आना ही नहीं चाहिए था। उस थोड़े से धन की वजह से मैंने इतना बड़ा मौका हाथ से गवा दिया। अब इन लोगों की दुकान फिर से चलने लग गई है और मेरी दुकान फिर से ठप पड़ गई है। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो किस्सा एक बार में ही खत्म हो जाए। ऐसा सोचकर मोहिनी अनुराधा के कपड़ों की दुकान को आग लगाने के बारे में सोच लेती है और फिर एक रात को वो चुपके से अनुराधा की दुकान में जलती हुई लकड़ियां फेंक देती है और वहां से भाग जाती है। परंतु सुबह जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि वहाँ भीड़ लगी हुई है। उसे लगता है कि ये भीड़ अनुराधा की दुकान जलने के कारण लगी है। परंतु जब वो भीड़ के अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी ही दुकान जलकर राख हो गई है और ये सब जादुई चांदी की सैंडल की वजह से ही हुआ था। परंतु अब मोहिनी सर पीटने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी और इससे मोहिनी को एक अच्छा सा सबक भी मिल जाता है और उस दिन के बाद से वो कोई चाल नहीं चलती और यहाँ दूसरी ओर अनुराधा अपनी दुकान सच्ची मेहनत से चलाने लगती है और अपने दोनों बेटियों के साथ ऐसे ही हंसी खुशी रहने लग जाती है।